क्षितिज पर जो ये धुआं है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई औद्योगिक आग नहीं है। ये एक बड़ा कुवैती टैंकर जहाज है जिसका नाम अल सल्मी है, जिसे एक ईरानी ड्रोन ने मारा और आग लगा दी जब वो दुबई के पानी में लंगर डाले हुए था। इस जहाज के ढांचे में ये छेद देखो। ये जहाज किसी युद्ध क्षेत्र से जबरन नहीं गुजर रहा था, वो रुका हुआ था, लंगर डाले हुए सुरक्षित था, या कम से कम उसे लगता था कि वो सुरक्षित है, और फिर भी उस पर हमला हुआ। लेकिन अल सल्मी की कहानी सिर्फ एक जहाज पर हमले की नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी बात है। ये एक ऐसे पूरे संसार के बारे में है जिसने अनजाने में अपना पूरा अस्तित्व एक ही जलमार्ग के हाथों सौंप दिया है। सिर्फ 34 किलोमीटर। जब जलमार्ग बंद हुआ तो दुनिया को उसकी नाजुकता का पता चला, क्योंकि यही है होर्मुज, जलडमरू मध्य की नई हकीकत। ये समुद्री पट्टी सबसे संकीर्ण हिस्से पर केवल 34 किलोमीटर चौड़ी है और इससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। जो इस गलियारे को नियंत्रित करता है वही दुनिया की ऊर्जा पर काबू पाता है। आज इसे ईरान नियंत्रित करता है। जहाज कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या ले जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर ईरान ने मना किया तो आप नहीं जा सकते। और कोशिश करने पर अल साल्मी दिखाता है कि क्या होता है। लेकिन जो बात शायद ही कोई बता रहा है वो ये है कि ऐसा करके ईरान ने शायद अपनी इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये चाल जो ईरान की ताकत दिखाती है वही चीज तेज कर रही है जिससे देश सबसे ज्यादा डरता था। देखिए, युद्ध से पहले हर दिन करीब 110 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते थे। आज ये संख्या 10 से भी कम रह गई है। करीब 2000 जहाज इस जलमार्ग के दोनों किनारों पर इंतजार कर रहे हैं, जो अब युद्ध क्षेत्र बन गया है। तेल की कीमत $126 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। दूसरे छोर पर बसे देश ईंधन की राशनिंग कर रहे हैं। फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है। पाकिस्तान इतनी मजबूरी में था कि उसे ईरान से जलडमरू मध्य से जहाज चलाने की अनुमति लेकर समझौता करना पड़ा और इसे अपनी जीत की तरह मनाया। यह ईरान की पूरी जीत लगती है। ऐसा लगता है जैसे दशकों की धमकियां अब आखिरकार असली ताकत में बदल गई है। इतिहास में अक्सर एक अनकहा नियम सामने आता है। जब कोई देश अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है तो वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भी दिखा देता है। ईरान ने अभी दुनिया को दिखा दिया है कि उसे कैसे अप्रासंगिक किया जा सकता है। ये बात अधिकतर लोग अब तक नहीं समझे हैं। ईरान ने जलडमरू मध्य बंद नहीं किया, उसने जलडमरू मध्य को एक व्यापार में बदल दिया। ईरानी जल क्षेत्र के भीतर लाराक द्वीप के पास रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक विशेष मार्ग बनाया। जो जहाज पार करना चाहते हैं उन्हें अपनी पूरी माल सूची, हर चालक दल के सदस्य का नाम और अंतिम गंतव्य ईरानी सैन्य अधिकारियों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को देना होता है। उन्हें मंजूरी कोड मिलता है। उनके साथ एक सैन्य पोत चलता है और कुछ लोग इस पार करने के लिए भुगतान करते हैं। बताया गया मूल्य प्रति यात्रा $2 मिलियन है, जो युआन में यानी चीनी मुद्रा में चुकाया जाता है। क्योंकि ईरान डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध इसकी इजाजत नहीं देते। ईरानी संसद इस टोल को स्थायी और आधिकारिक बनाने के लिए कानून पर बहस कर रही है। एक सांसद ने कहा, हम जलडमरू मध्य की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जहाज भुगतान करे। मुझे नहीं पता आपने गौर किया या नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ईरान जो कर रहा है उसका एक नाम है। इसे जबरन वसूली कहा जाता है। ये ताकत के बल पर पैसे वसूलना है, धमकी को दबाव के रूप में इस्तेमाल करना। ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून से प्रतिबंधित है। लेकिन ईरान फिर भी ऐसा कर रहा है और कई देश पैसे दे रहे हैं। यहाँ एक रोचक ऐतिहासिक समानता है। साल 2000 के दशक में ब्लॉकबस्टर लेट फीस इतनी ज्यादा वसूलती थी कि उसके अपने ग्राहक ही विकल्प ढूंढने लगे। यही बात नेटफ्लिक्स के लिए रास्ता खोल गई। निर्भरता को कमाई का जरिया बनाने ने ही एकाधिकार खत्म कर दिया।
ईरान भी होर्मुज जलडमरू मध्य के साथ यही कर रहा है। अब सीधा सवाल यह है, क्या कोई रास्ता है जो ईरान से बातचीत पर निर्भर न हो? क्या कोई तरीका है जिससे इस टोल को पूरी तरह बेकार बनाया जा सके? जवाब है हाँ, और वो अभी बनाई जा रही है। इस क्षेत्र का नक्शा देखते ही एक चीज तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। ओमान के सुदूर उत्तर में स्थित मुसंदम प्रायद्वीप उत्तर की ओर तनी छुरी की तरह होर्मुज जलडमरू मध्य की तरफ बढ़ता है, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच इस बिंदु पर केवल कुछ दर्जन किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पट्टी है। सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हुई ये सोच बहुत साधारण है। इस जमीन की पट्टी को आर पार खोदो, एक नहर खोदो, जहाज पर्शियन खाड़ी से ओमान की खाड़ी में सीधे जाते हैं, बिना जलडमरू मध्य और ईरानी जल क्षेत्र में जाए या टोल दिए। ये विचार इतना लोकप्रिय हुआ कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के एक पूर्व अध्यक्ष ने इस नहर को परमाणु बमों से खोदने के प्रस्ताव को साझा किया था। यह प्रस्ताव एक मजाक था, उन्हें समझ नहीं आया और उन्होंने इसे गंभीरता से साझा किया। मुसंदम नहर नक्शे पर सुंदर दिखती है, लेकिन असल में बुरा सपना है। वहां के पहाड़ हज़र पर्वतमाला हैं। इनकी ऊंचाई 3000 मीटर तक होती है। यह चट्टान दुनिया की सबसे कठोर पत्थरों में से एक है। ये लाखों सालों तक धरती के अंदर दबाव के कारण बनी है। एक बड़े टैंकर जहाज के गुजरने के लिए नहर की गहराई कम से कम 25 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर होनी चाहिए। सैकड़ों जलद्वारों की जरूरत होगी। ये विशाल संरचनाएं हैं जो पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दरवाजों की तरह काम करती है, जैसे कि पनामा नहर में होती हैं, और इसकी लागत 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। 300 अरब, ये लगभग 60 पनामा नहरों के निर्माण के बराबर है। ये कई देशों की सालाना आय से भी ज्यादा है। इस परियोजना की बड़ी समस्या सिर्फ कीमत नहीं थी, बल्कि उससे भी गंभीर समस्याएं थी। सबसे गंभीर समस्या पैसा नहीं थी, वो कुछ और है। होर्मुज जलडमरू मध्य 34 किलोमीटर चौड़ा है। एक नहर शायद 200 मीटर चौड़ी होगी। जितना संकरा गलियारा होगा, उसे अवरुद्ध करना उतना ही आसान होगा। साल 2021 में एक अकेला जहाज स्वेज नहर में फंस गया था और उसने 6 दिनों तक वैश्विक व्यापार को ठप कर दिया था। मुसंदम से होकर गुजरने वाली नहर किसी भी हमले जैसे मिसाइल, ड्रोन या गलत जगह खड़े जहाज के लिए आसान निशाना बन सकती है। तो मुसंदम के जरिए भव्य नहर सबसे नाटकीय समाधान है, लेकिन यह सबसे जरूरी समाधान नहीं है। जबकि दुनिया इस पुराने प्रोजेक्ट पर बहस कर रही है, एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। ये दौड़ तेज, व्यावहारिक है और नतीजे दे रही है। खाड़ी देशों ने इंतजार नहीं किया। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने दशकों पहले इससे निकलने का रास्ता बनाना शुरू किया था। चुपचाप, बिना किसी सुर्खियों के, बिना दुनिया का ध्यान आकर्षित किए, सऊदी अरब के पास पेट्रोलाइन नाम की एक पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन जमीन के नीचे दबी हुई एक विशाल पाइप होती है जो लंबी दूरी तक तेल ले जाती है, जैसे जमीन के नीचे कोई नस हो। ये 1200 किलोमीटर लंबी है। ये देश के पूर्वी तेल क्षेत्रों से निकलकर लाल सागर में यम्बू बंदरगाह तक जाती है। प्रायद्वीप के दूसरी ओर पूरी तरह होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर। ये पाइपलाइन अचानक नहीं बनी थी। ये 1980 के दशक की जंगों के दौरान बनाई गई थी, जब ईरान ने पहली बार होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी थी। दशकों तक यह पृष्ठभूमि में ही रहा। आज यह अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा है, 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन। और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद ही कोई चैनल आपको बताएगा। इस पाइपलाइन ने अपने 45 साल के अस्तित्व में कभी भी पूरी क्षमता पर काम नहीं किया था, कभी नहीं। इतिहास में पहली बार ये 11 मार्च 2026 को हुआ। इस युद्ध की शुरुआत के कुछ हफ्तों बाद संयुक्त अरब अमीरात का अलग रास्ता है। 360 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन जो आंतरिक तेल क्षेत्रों से निकलती है और सीधे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंचती है, जो ओमान की खाड़ी में है, और वो भी पूरी क्षमता पर। खोर फक्खान बंदरगाह,
जो जलडमरू मध्य से गुजरे बिना सीधे महासागर में खुलता है, वहां अब जहाज आ रहे हैं और विश्व भर में तेल का निर्यात कर रहा है बिना अनुमति के। यानी जब ईरान ने यह सोचकर जलडमरू मध्य को बंद किया कि उसके पास पूरी दुनिया की ताकत है, तो उसने एक बात का अंदाजा नहीं लगाया। खाड़ी देशों ने दशकों पहले ही बाहर निकलने के पहले रास्ते बना लिए थे, लेकिन ये मौजूदा रास्ते पर्याप्त नहीं हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है और यहीं पर कुछ ऐसा आता है जो अभी इस समय हो रहा है इतनी तेजी से कि दुनिया ने शायद ही कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में देखा हो। नई तेल पाइपलाइनों कुवैत और अमीरात के बीच, इराक और अमीरात के बीच, कतर और अमीरात के बीच तय किए जा रहे हैं। हर नया कनेक्शन समझना आसान है। ईरान एक और देश को बंधक के रूप में खो देता है। हर बैरल जिसे एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाता है, वह बैरल फिर कभी ईरानी टोल से होकर नहीं गुजरेगा। एक प्रस्ताव है जो खेल बदल सकता है। न तो पहाड़, न ही 300 अरब डॉलर और न ही एक पीढ़ी का इंतजार। एक 116 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो शारजा को, जो फारस की खाड़ी में है, फुजेरा से जोड़ता है जो ओमान की खाड़ी में है। हज़र पहाड़ों के सबसे निचले हिस्से से गुजरता है, बिना विशाल जल द्वारों और बड़े टैंकर जहाज़ों के लिए ज़रूरी गहराइयों के। तेल पाइपलाइनों और सड़कों का एक गलियारा जो फुजेरा को दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यात केंद्र बना देगा। इसकी अनुमानित लागत 4 अरब डॉलर। अब अगर आप इसकी तुलना उस भव्य नहर के 300 अरब डॉलर से करें तो ये लगभग नगण्य है। और अगर हम इसकी तुलना उस संकट की लागत से करें जो अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर रहा है, खैर ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। एक ऐसी चीज़ जो आपको प्रभावित करेगी और जिसका पेट्रोल की कीमत से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए उस ब्रेड, चावल, मक्का या किसी भी खाने के बारे में जो खेत से आता है। यह सब कुछ उगाने के लिए किसानों को उर्वरक की ज़रूरत होती है। उर्वरक वही है जो ज़मीन को पोषण देता है और पौधों को तेज़ी से और मजबूती से बढ़ने में मदद करता है। उर्वरक न होने पर फसल घटती है। कम फसल होने पर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते हैं। फिर ये समस्या हर किसी की थाली तक पहुंचती है। सिर्फ उन्हीं लोगों की नहीं जो मध्य पूर्व के पास रहते हैं। दुनिया में समुद्र से भेजे जाने वाले कुल उर्वरक का 1/3 होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है। फारस की खाड़ी दुनिया की लगभग 1/3 से आधी यूरिया बनाती है। यूरिया सबसे अधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है जो प्राकृतिक गैस से बनता है और इसके बिना फसलें वैसे नहीं बढ़ पाती जैसी उन्हें बढ़ना चाहिए। संकट की शुरुआत से ही यूरिया की कीमत $500 प्रति टन से कम से बढ़कर $700 प्रति टन से भी ज्यादा हो गई है। और समय सबसे बुरा है। अभी उत्तरी गोलार्ध में बुवाई का मौसम चल रहा है। किसानों को साल के अंत की फसल सुनिश्चित करने के लिए आने वाले महीनों में उर्वरक खरीदना जरूरी है। अगर वे ऐसा नहीं कर सके तो 2026-2027 में खाद्य कीमतें इतनी बढ़ेंगी कि सभी प्रभावित होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही चेतावनी दी है। सभी महाद्वीपों के देश इन निर्यातों पर निर्भर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक, प्राकृतिक गैस महंगी होने से उर्वरक उत्पादन घटा रहा है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोया उत्पादक, लगभग सभी उर्वरक आयात करता है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश जिनके पास कम भंडार है, सबसे अधिक संवेदनशील देशों में है। दुनिया में उर्वरकों का पेट्रोलियम जैसा कोई भंडारण नहीं है। जब खत्म हो जाता है तो बस खत्म हो जाता है। इससे पहले कि यह असली खाद्य उत्पादन में गिरावट के रूप में दिखने लगे, अधिकतम 3 महीने का समय होता है और समय हाथ से निकल रहा है। ग्रह के दूसरी तरफ एशिया इस संकट का जवाब ऐसे दे रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अल्पकाल के लिए वे अतीत की ओर लौट रहे हैं। जापान, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड बंद किए कोयला संयंत्र फिर शुरू कर रहे हैं। ये गंदा, महंगा और जलवायु के लिए खराब है, लेकिन यही उनके पास अभी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह संकट उस बदलाव को तेज कर रहा है जिसे पर्यावरण की रक्षा के वर्षों के प्रयास भी तेज नहीं कर सके।
वियतनाम ने अपनी पहली परमाणु संयंत्र बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। मलेशिया भी यही विचार कर रहा है। चीन में दर्जनों रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जो पहले से बढ़ रही थी, पेट्रोल की इस कीमत पर और बढ़ने की उम्मीद है। इसका सबसे विडंबनापूर्ण पहलू यह है कि अपनी सबसे बड़ी ताकत से ईरान दुनिया को उसी दिशा में ले जा रहा है जिससे अंततः उसकी ही ताकत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि एक ऐसा दुनिया जो पेट्रोल पर कम निर्भर है, वह दुनिया है जिसे इस बात की परवाह कम होती जा रही है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को कौन नियंत्रित करता है। ईरान की सबसे बड़ी हार शायद किसी बमबारी से नहीं आएगी। ये सैन्य अभियान नौसैनिक घेराबंदी या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से नहीं आ सकती। ये एक खुदाई करने वाली मशीन से, रेगिस्तान में दफन एक पाइपलाइन से या ईरान से बहुत दूर बने एक बंदरगाह से आ सकती है। और शायद इस संकट से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक ईरान के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे बारे में है। अरबों लोगों की किस्मत को सिर्फ 34 किलोमीटर पानी पर निर्भर छोड़ देने के खतरे के बारे में। दुनिया ने ये सबक सबसे महंगे तरीके से सीखा है और अब वो दौड़ रही है ताकि उसे ये सबक फिर कभी न सीखना पड़े। अलसलमी अभी भी दुबई के पानी में है। उसके पास 2 मिलियन बैरल तेल है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये तस्वीर एक भरा हुआ जहाज जो रुका हुआ है और हिल नहीं सकता। दुनिया में अभी जो हो रहा है उसका एकदम सही सार है और शायद ये उस बदलाव का भी सार है जो होने वाला है। कुछ युद्ध बमों से जीते हैं। ये युद्ध खैर शायद तेल पाइपलाइनों से जीता जाएगा। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या ये वैकल्पिक रास्ते ईरान की स्ट्रेट पर पकड़ खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया बताया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ये जानना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो छूट ना जाए। अगली बार मिलते हैं।